Hello everyone. So this is the second video lecture on the topic linear algebra under IIT JAM MS lecture series. तो इस वीडियो में जो स्नैप्स यूज होंगे उनके रिलेटेड मैंने जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं, तो वहाँ से आप ले लीजिए उसको। तो हम अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो जो टॉपिक्स मैं यहाँ पे कवर करवा रहा हूँ उनके लिए मैंने रेफरेंस बुक ली है, लिनियर अलजेब्रा बाय जे के ठुकराल। तो उस बुक के रेफरेंस में मैं पढ़ाऊँगा पूरा। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले टॉपिक आता है बाइनरी ऑपरेशन। कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। ठीक है, हमने काफ़ी बार सुना होगा बाइनरी ऑपरेशन। तो वो क्या होता है, तो ये एक चीज़ होती है जो एसोसिएट करती है किसको, दो एलिमेंट्स ऑफ ए सेट। किसी भी सेट के किन्हीं दो एलिमेंट्स को ये एसोसिएट करती है। ओके, एसोसिएट मीन्स कोई रिलेशन उनके बीच में या फिर कोई ऑपरेशन उनके ऊपर होता है जिसका कोई रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो एक सेट के किन्हीं भी दो एलिमेंट्स के ऊपर एक एसोसिएशन लगाते हैं हम, उसको बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं। और कंडीशन क्या होती है इसके ऊपर कि जो उनके ऊपर एसोसिएशन लगा के हम जो रिजल्ट आएगा वो उसी सेम सेट में आना चाहिए। ओके, तो हम उसको बाइनरी ऑपरेशन बोलेंगे। तो इसको डिनोट करते हैं स्टार से। ठीक है, इफ स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट ए। ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट है उसके ऊपर मैंने बाइनरी ऑपरेशन लगाया है ए। तो ये क्या एक फंक्शन होगा, कहाँ से, ए क्रॉस ए से ए में। ए क्रॉस ए का मतलब कि ए एलिमेंट के हम दो एलिमेंट ले रहे हैं। तो जैसे ए क्रॉस ए लिखा तो यहाँ पे क्या होगा, जो फर्स्ट ए है वहाँ से मैंने एक स्मॉल ए लिया है और सेकेंड ए से मैंने बी लिया है, कि दो एलिमेंट ले लिए ए बी और उनका एसोसिएशन करके मैंने लेके आ रहा हूँ, जो रिजल्ट आएगा वो भी ए में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिखा मैंने, ए क्रॉस ए से ए के ऊपर ही एसोसिएशन को हम बाइनरी ऑपरेशन बोलेंगे। तो यहाँ पे डोमेन और को डोमेन सेम सेट होएगी। यहाँ ऊपर हम देख ही सकते हैं ए क्रॉस ए से ए में जा रहा है, तो डोमेन जो डोमेन यहाँ पे क्या है, ए और बी जो आ रहे होंगे यहाँ पे एलिमेंट्स वो होंगे। ठीक है, ये एलिमेंट्स कहाँ से आ रहे होंगे, सेट ए से। और हमने बोला है कि रिजल्टेंट जो एलिमेंट होगा वो भी सेम सेट में जाएगा। ठीक है, तो ए, तो यहाँ पे डोमेन और को डोमेन सेम होगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने डिनोट कर रखी कि ए एलिमेंट मेरे पास ये था, मतलब ए सेट ये था। तो यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स होंगे एक्स वाई, इनके ऊपर मैंने बाइनरी ऑपरेशन लगाया, तो दैट गिव्स एक्स स्टार वाई। ठीक है, इफ स्टार इज द बाइनरी ऑपरेशन देन एक्स स्टार वाई बिलोंग्स टू ए। सो दिस वाज ऑल अबाउट बाइनरी ऑपरेशन। अब बाइनरी ऑपरेशन दो फॉर्म में होते हैं या फिर दो टाइप में होते हैं, एक इंटरनल कंपोजिशन, एक एक्सटर्नल कंपोजिशन। तो ये क्या होती है हम ये देखते हैं। तो इंटरनल कंपोजिशन के अंडर आते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, दैट मीन्स एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। ओके, तो अगर मेरे पास स्टार बाइनरी ऑपरेशन था, इसको हम इंटरनल कंपोजिशन ऑन ए बोलेंगे, कि ए एलिमेंट ए सेट के ऊपर जो बाइनरी ऑपरेशन है उसको हम इंटरनल बोलेंगे इफ़ ए एंड बी बिलोंगिंग टू ए। ठीक है, कोई दो एलिमेंट्स है ए कोमा बी जो ए में बिलोंग कर रहे हैं और हम इनके ऊपर ऑपरेशन लगाएं। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन लगाएं ए स्टार बी। ठीक है, अगर ये भी ए में ही बिलोंग कर रहा है एंड इज़ यूनिक। ठीक है, ए में तो बिलोंग करेगा ही क्योंकि ये बाइनरी ऑपरेशन है। बाइनरी ऑपरेशन की गिवन कंडीशन नहीं थी कि किसी सेट के दो एलिमेंट्स को उठाते हैं, उनके ऊपर ऑपरेशन लगाते हैं तो हमें सेम सेट का एलिमेंट देता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं कि अगर हम उसको इंटरनल कंपोजिशन कब बोलेंगे, कि जब जो सेम सेट में जो एलिमेंट दे रहा होगा ए स्टार बी अगर वो यूनिक है तो हम उसको इंटरनल कंपोजिशन बोलते हैं। इसके बाद अपने पास अगली चीज़ आती है एक्सटर्नल कंपोजिशन। तो एक्सटर्नल कंपोजिशन क्या हो गया, कि अपने पास बाइनरी ऑपरेशन होगा उसको हम एक्सटर्नल कंपोजिशन कब बोलेंगे, कि अगर मेरे पास दो अलग अलग सेट है, ठीक है, ए और बी। तो ये क्या बोल रहे हैं, अगर एक्स मेरे पास ए से ले रहा हूँ मैं और वाई मैं बी से ले रहा हूँ। ठीक है, दो अलग अलग सेट से मैंने एक्स को लिया ए से, वाई को लिया बी से, तो उनके ऊपर मैं ऑपरेशन लगाता हूँ एक्स स्टार वाई। ठीक है, अगर ये ए में ही बिलोंग करेगा हमेशा। ठीक है, मीन्स दो सेट्स हैं उनके कोई एलिमेंट उठा रहा हूँ मैं और उनके ऊपर ऑपरेशन लगा रहा हूँ। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन। अगर वो ऑपरेशन लगाने से अपने पास जो रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है या फिर रिजल्टेंट एलिमेंट आ रहा है वो उन दोनों में से किसी एक पर्टिकुलर सेट में ही बिलोंग करेगा, या तो ए में बिलोंग करेगा या फिर बी में बिलोंग करेगा। दैट मीन्स कि अगर मैंने दो एलिमेंट्स लिए तो वो ये मिक्सअप नहीं होगा कि हम ये दो एलिमेंट ले रहे हैं तो ये ए में बिलोंग कर रहे हैं, ये दो ले रहे हैं तो बी में। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। ये क्या कह रहे हैं कि या तो हम ऑपरेशन लगा रहे हैं उनके किन्हीं भी दो एलिमेंट्स के ऊपर तो वो या तो पर्टिकुलरली ए में ही बिलोंग करेंगे या फिर सारे बी में ही बिलोंग करेंगे। तो दिस इज एक्सटर्नल कंपोजिशन। ओके, इसके बाद अपने पास एक चीज़ आती है फील्ड। ठीक है, तो फील्ड भी बेसिकली एक सेट होता है। ठीक है, फील्ड जो है अपने पास फॉर एफ टू बी फील्ड, अगर एफ को फील्ड होना है, ठीक है, तो एवरी नॉन जीरो एलिमेंट के, कि उस सेट में कोई भी एलिमेंट है के जो नॉन जीरो
हैज़ ए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, कि उस फील्ड के अंदर, उस सेट के अंदर उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होना चाहिए, तो हम उस सेट को फील्ड कह सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता था, अगर मेरे पास के एलिमेंट है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता था कि उससे मल्टीप्लाई करने पे 1 आ जाता है, तो के स्टार 1/k इक्वल टू 1, तो दिस इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो अगर किसी एफ को हम फील्ड बोलते हैं तो उसके किसी भी नॉन जीरो एलिमेंट की मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वहाँ पे एग्जिस्ट करना चाहिए। ओके, तो ये था फील्ड। अब देखो अपने पास अलग अलग सेट होते हैं, लाइक नेचुरल नंबर का सेट होता है, रियल नंबर का सेट होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट होता है। तो अब इनमें हम देखते हैं कि फील्ड हम कौन से को कह सकते हैं या फिर कौन सा फील्ड हो सकता है। तो अगर मैं लेता हूँ नेचुरल नंबर का सेट, तो नेचुरल नंबर का सेट है, अगर हम इसको बोलते हैं कि फील्ड है या नहीं है, तो देखो अब नेचुरल नंबर मेरे पास 1 है। ठीक है, तो 1 का मैं रेसिप्रोकल लेता हूँ तो 1/1 आएगा, दैट इज़ 1, तो 1 उसमें लाई कर रहा है। अब जैसे मैं 2 लेता हूँ तो 2 का रेसिप्रोकल आएगा 1/2, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रेसिप्रोकल मीन्स, तो 1/2 आ रहा है। अब 1/2 n जो नेचुरल नंबर का सेट है उसमें बिलोंग नहीं कर रहा, तो हम क्या बोलेंगे कि नेचुरल नंबर का सेट है वो फील्ड नहीं हो सकता। ठीक है, अब अगर मैं रैशनल नंबर लेता हूँ, ठीक है, रैशनल नंबर आर इन द फॉर्म p/q, अब यहाँ पे मैं कोई भी नंबर लेता हूँ, लाइक मैंने लिया 1 तो उसके कोरस्पॉन्डिंग 1 आएगा, तो उसमें लाई करेगा। मैं ले रहा हूँ 1/2 तो उसके कोरस्पॉन्डिंग 2 आएगा, वो भी उसमें लाई कर रहा है। अगर मैं लेता हूँ 1 क्या लेता हूँ 2 लेता हूँ तो 1/2 वो भी उसमें लाई करेगा। तो रैशनल नंबर का जो सेट होता है वो फील्ड बन सकता है। ठीक है, ऐसे ही रियल नंबर का सेट भी बन सकता है, ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट भी बन सकता है, लेकिन नेचुरल नंबर या फिर इंटीजर्स का नहीं बन सकता, क्योंकि उनके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स उसी सेट में लाई नहीं करेंगे। तो ये था फील्ड के बारे में। अब उसके बाद हम स्टार्ट कर रहे, ये तो था बेसिक, मतलब कि बाइनरी ऑपरेशन हमने पढ़ लिया, फील्ड पढ़ लिया। अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे, जहाँ जो है अपने पास की वेक्टर स्पेस क्या होता है। ठीक है, तो वेक्टर स्पेस क्या होता है, तो हमने बोला है कि अपने पास कोई एक फील्ड थी F और एक नॉन एम्प्टी सेट था B। ठीक है, और एक टुगेदर विद 2 बाइनरी ऑपरेशंस। ठीक है, कि अपने पास एक फील्ड थी और एक वेक्टर था, एक सेट था, वी कैन से एक सेट था, उसके ऊपर हम 2 ऑपरेशंस लगा रहे हैं, बाइनरी ऑपरेशन, वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इस कॉल्ड वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F। ठीक है, वो सेट जिसके ऊपर हम ये 2 ऑपरेशंस लगाएं तो इसको हम वेक्टर स्पेस बोलेंगे ओवर द फील्ड F इफ द फॉलोइंग कंडीशंस होल्ड ट्रू। ठीक है, अभी कंडीशंस कौन कौन सी होती है, इनमें पहली कंडीशन है V इज एन एडिटिव अबेलियन ग्रुप। ठीक है, अब ये क्या होता है, इसके अंडर अपने पास 5 कंडीशंस है, वो चेक करनी होती है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो V इज एन एडिटिव अबेलियन ग्रुप। ओके, तो अब इसमें कंडीशंस क्या क्या होती है, सबसे पहली कंडीशन होती है क्लोजर। ठीक है, वो क्या बोल रहे हैं कि अगर मेरे पास U, V, अगर ये 2 एलिमेंट्स है जो V में बिलोंग कर रहे हैं, देन U प्लस V बिलोंग टू V। ठीक है, क्लोज्ड अंडर एडिशन। ठीक है, उसके बाद अपने पास सेकंड है एसोसिएटिव, तो U प्लस V प्लस W इक्वल टू U प्लस V प्लस W फॉर ऑल U, V, W बिलोंगिंग टू V। ओके, उसके बाद अगली प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ये क्या कह रही है कि U है तो उसमें अगर मैं 0 ऐड करूँ तो वो 0, U प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस U इक्वल टू U। ठीक है, उसके बाद इन्वर्स क्या होता था कि अगर उसमें हम U मेरे पास था, उसमें अगर मैं माइनस U को ऐड करता हूँ तो 0 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अपने पास क्यूमुटेटिव। ओके, ये क्या बोल रहे हैं कि U प्लस V इक्वल टू V प्लस U। ठीक है, ये तो अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा होगा तो हम V को बोलेंगे एडिटिव अबेलियन ग्रुप। ओके, उसके बाद सेकंड कंडीशन है, ये तो पहली कंडीशन थी, उसके बाद अगली कंडीशन आती है कि V इज क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया अब, कि अगर मेरे पास U था जो V में बिलोंग कर रहा था और A मैंने कोई स्केलर लिया जो फील्ड से लिया मैंने। ठीक है, तो A इंटू V बिलोंगिंग टू V फॉर ऑल A बिलोंगिंग टू F एंड U बिलोंगिंग टू V। ठीक है, अब देखो ये कंडीशंस क्यों आ रही हैं, सबसे पहले तो ये देखते हैं, तो आगे और भी कंडीशंस हैं लेकिन पहले देखते हैं कंडीशन क्यों दिख रहे हैं। तो हमने देखो ऊपर ही लिखा है कि हमने 2 ऑपरेशंस लिए हैं, वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो उनके रेस्पेक्ट में ये कंडीशंस आ रही हैं जिनको हम चेक कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि एडिटिव अबेलियन ग्रुप, उसके बाद हमने देखा क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब उसके बाद अगली प्रॉपर्टी है वो कह रही है A इंटू U प्लस V इक्वल टू AU प्लस AV फॉर ऑल A बिलोंगिंग टू फील्ड U, V बिलोंगिंग टू V। उसके बाद अगली कंडीशन है A प्लस B
डॉट यू इक्वल टू ए यू प्लस बी वी, बी यू सॉरी यहाँ पे मैंने बी लिख रखा है, यहाँ पे बी यू आएगा फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू एफ, बी बिलोंगिंग टू एफ एंड यू बिलोंगिंग टू वी। उसके बाद अगली प्रॉपर्टी है ए डॉट पी डॉट यू इक्वल टू ए डॉट बी डॉट यू। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वन डॉट यू इक्वल टू यू, वन को यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। ठीक है, तो हमें ये कंडीशंस चेक करनी होती है अगर हम किसी वेक्टर स्पेस या फिर किसी सेट को हम वेक्टर स्पेस में डिनोट करना चाह रहे हैं कि वो वेक्टर स्पेस है या नहीं है, ये देखना चाह रहे हैं, तो ये कंडीशन उसको सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर पा रहा है तो हम उसको वेक्टर स्पेस बोल देंगे। ओके, उसके बाद मैंने डिनोटेशन लिख रखी है, डिनोटिंग लिखा है कि वेक्टर स्पेस को हम कैसे डिनोट करते हैं। ओके, तो मैंने लिखा सी ब्रैकेट में आर कि हम डिनोट करते हैं वेक्टर स्पेस को। ठीक है, तो यहाँ पे सी तो हो गया सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे पास, ठीक है, और आर है सेट ऑफ रियल नंबर। तो यहाँ पे जो सी है दिस इज ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड आर। ओके, यहाँ पे आर जो है वो फील्ड है। उसके बाद मैंने स्टार करके चीज़ें लिखी हुई है, वो है कि एवरी फील्ड इज ए वेक्टर स्पेस ओवर इटसेल्फ। ओके, कि कोई भी फील्ड होती है वो अपने ही ऊपर वेक्टर स्पेस बना देती है, लाइक एफ वेक्टर स्पेस होता है। ओके, एवरी फील्ड इज ए वेक्टर स्पेस ओवर इट्स सब फील्ड। ठीक है, कि कोई भी फील्ड अपनी सब फील्ड के ऊपर वेक्टर स्पेस होती है। लाइक ऊपर मैंने जो एग्जांपल लिखा सी आर वाला, ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स नंबर और रियल नंबर, तो देखो सब फील्ड कौन सी होगी, देखो सी भी, देखो रियल नंबर भी क्या था, फील्ड था अपने पास, और सी भी फील्ड था। अब इनमें सब फील्ड कौन सी होगी, रियल नंबर इज द सब फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बिकॉज एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो यही बोल रहे हैं कि कोई भी वेक्टर स्पेस होता है वो अपनी सब, कोई भी फील्ड होती है वो अपनी सब फील्ड के ऊपर वेक्टर स्पेस होती है। ठीक है, ओके, तो ये था अपने पास कि वेक्टर स्पेस क्या होता है, वेक्टर स्पेस की हम डिनोट कैसे करेंगे, वेक्टर स्पेस है या नहीं है ये चेक कैसे करेंगे। ओके, इसके बाद अपने पास टॉपिक आता है कि सब स्पेस क्या होता है। ओके, तो देखो सब स्पेस, वेक्टर स्पेस पढ़ा, अब हम सब स्पेस पढ़ रहे हैं। तो पहले हम क्या पढ़ते थे, लाइक मैथ्स में पढ़ते थे कि सेट देन सबसेट, तो ये बोल रहे हैं वेक्टर स्पेस हमने पढ़ लिया, अब बोल रहे हैं कि सब स्पेस, तो बेसिकली सब सेट के जैसा ही कुछ होगा। तो अब हम देखते हैं कि ये है क्या, तो इट इज ए सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस वी एफ, वेक्टर स्पेस वी ओवर फील्ड एफ सच दैट इट इज इटसेल्फ ए वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ। ओके, ये V का वो सबसेट होता है जो खुद में भी एक वेक्टर स्पेस होता है ओवर द फील्ड F। ओके, उसके बाद मैंने लिखा है ए नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ VF इज कॉल्ड सबसेट ऑफ सबस्पेस ऑफ V इफ W इज क्लोज्ड अंडर। ठीक है, अब वही थिंग है जो हमने पीछे पढ़ा है, ये भी वेक्टर स्पेस वाली कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। तो उसमें भी हमने पढ़ा था क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड वेक्टर एडिशन। तो सिमिलरली ये उसमें भी वही कंडीशन है कि इट इज क्लोज्ड अंडर फर्स्ट कंडीशन एडिशन, सेकंड मल्टीप्लिकेशन। एडिशन में लिखा a बिलोंगिंग टू w, b बिलोंगिंग टू w, दिस इंप्लाइज a प्लस b बिलोंगिंग टू w। और मल्टीप्लिकेशन वाले में अगर मेरे पास लैम्डा है जो फील्ड से आ रहा है और a है जो w से आ रहा है, तो लैम्डा इंटू a बिलोंगिंग टू w। ठीक है, तो ये था सबस्पेस। सबस्पेस क्या हो गया, सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस विच इज इटसेल्फ ए सबस्पेस ओवर द फील्ड f। ओके, उसके बाद नोट करके लिखा हुआ है मैंने कि वेक्टर स्पेस V एंड जीरो स्पेस, ठीक है, वेक्टर स्पेस V और जीरो स्पेस जीरो आर ऑलवेज सबस्पेसिस ऑफ V। ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा है कि स्टार करके या फिर हैश करके लिखा हुआ है कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर W टू बी वेक्टर स्पेस ऑफ V। ठीक है, अब सफिशिएंट और नेसेसरी कंडीशंस क्या होती हैं उनमें देखो वन करके लिखे हैं कि जीरो बिलोंगिंग टू W में जीरो लाई करना चाहिए। सेकंड है U प्लस वी बिलोंगिंग टू W फॉर ऑल U कोमा V बिलोंगिंग टू W। थर्ड है A बिलोंगिंग टू F एंड U बिलोंगिंग टू W देन AU बिलोंगिंग टू W। के मतलब वही हो गया जो वेक्टर स्पेस की कंडीशंस थी उनको ही चेक कर रहे हैं कि क्लोज्ड अंडर एडिशन और वो क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो ये था कि सबस्पेस क्या होता है। अब उसके बाद आगे मैंने रिमार्क करके चीज़ें लिखी थी, ये है कि द इंटरसेक्शन ऑफ टू सबस्पेसेस इज ए सबस्पेस। ये दो सबस्पेस हैं, अगर उनका मैं इंटरसेक्शन ले रहा हूँ तो वो भी सबस्पेस बनाएगा। और ये तो था इंटरसेक्शन पे, अब यूनियन पे आते हैं कि अगर मेरे पास दो सबस्पेस हैं, अगर मैं उनका यूनियन लेता हूँ
तो वो सबस्पेस कब होगा, वो सबस्पेस जब होगा जब उन दोनों जो सबस्पेस मैंने लिए थे, जो दो सबस्पेस लिए थे, अगर एक सबस्पेस दूसरे के अंदर लाई कर रहा है, ठीक है, इफ वन सबस्पेस इज कंटेन्ड इन द अदर सबस्पेस देन देयर यूनियन इज ऑल्सो ए सबस्पेस। उसके बाद है कि मेरे पास कोई सेट है a1, a2 डॉट 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 an सेट ऑफ वेक्टर्स फ्रॉम वेक्टर स्पेस v, ठीक है, देन द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ दिस इज ए वेक्टर स्पेस, वेक्टर सबस्पेस ऑफ v, ठीक है, कोई भी मैंने v से कोई मैंने सेट ले लिया n डायमेंशनल a1, a2 डॉट 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 an, तो ये क्या बोल रहे हैं कि उनके कलेक्शन लेता हूँ मैं ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशंस का, कि जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन मैं बना सकता हूँ उन सबका कॉम्बिनेशन ले रहा हूँ, तो दिस वन इज ऑल्सो ए वेक्टर सबस्पेस ऑफ v। ओके, इसके बाद अपने पास दो चीज़ें आती हैं कि लीनियर सम और डायरेक्ट सम क्या होता है। तो लीनियर सम क्या होता है सबसे पहले ये देखते हैं। तो लीनियर सम क्या है अपने पास कि अगर मेरे पास W1 और W2 दो सबस्पेस हैं V के, ठीक है, कि V था उसके मैंने दो सबस्पेस लिए हैं W1 और W2, तो लीनियर सम को हम डिनोट करते हैं W1 प्लस W2 से, ठीक है, एंड दिस वन इक्वल टू W1 प्लस W2 फॉर W1 बिलोंगिंग टू W1, W2 बिलोंगिंग टू W2। ओके, तो जो लीनियर सम होता है इट इज ए सबस्पेस, ठीक है, किन्हीं भी दो सबस्पेस का लीनियर सम लेता हूँ तो वो भी एक सबस्पेस होता है, और लीनियर सम को हम ऐसे डिनोट करते हैं। उसके बाद अपने पास डायरेक्ट सम, कि डायरेक्ट सम क्या होता है, तो कोई भी वेक्टर स्पेस V है उसको हम डायरेक्ट सम ऑफ इट्स सबस्पेस बोलेंगे, ठीक है, V के कोई सबस्पेस थे W1 और W2, हम V को उनका डायरेक्ट सम बोलेंगे इफ V इक्वल टू W1 प्लस W2, और सेकेंड कंडीशन W1 इंटरसेक्शन W2 इक्वल टू 0, ठीक है, कि V उन दोनों के समेशन के इक्वल है और उन दोनों के बीच में कॉमन कुछ भी नहीं है, तो हम उसको डायरेक्ट सम बोलेंगे। अब है कि एवरी डायरेक्ट सम इज ए लीनियर सम, ठीक है, किसी भी डायरेक्ट सम को हम लीनियर सम भी बोलेंगे, ठीक है। तो अगर डायरेक्ट सम लीनियर सम है, और हमने अभी पढ़ा है कि सारे लीनियर सम होते हैं वो सबस्पेस होते हैं, तो एवरी डायरेक्ट सम इज ए सबस्पेस। ओके, अब डायरेक्ट सम सबस्पेस है, इसको कंडीशन को हम ऊपर से चेक कर ही सकते हैं। अभी हमने लिखा कि जो है कि डायरेक्ट सम है वो V के इक्वल ही होता है, V इक्वल टू W1 प्लस W2, और अभी मैंने बोला कि जो डायरेक्ट सम है वो सबस्पेस भी है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पीछे पढ़ा था कि किसी भी वेक्टर स्पेस V के लिए जो वेक्टर स्पेस V और जीरो स्पेस होता है वो सबस्पेस होते ही है, और हम उनको बोलते थे इम्प्रॉपर सबस्पेस। तो वहाँ से कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो ये था लीनियर सम और डायरेक्ट सम। इसके बाद अपने पास आता है लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है वो पढ़ेंगे अब। तो लीनियर कॉम्बिनेशन क्या बोल रहा है कि अपने पास वेक्टर स्पेस था V, ठीक है, उसका मैंने कोई सबसेट लिया S, ओके, तो S में एलिमेंट्स होंगे V1 डॉट V2 V3 डॉट 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 Vn, ओके। तो हम क्या बोल रहे हैं कि इफ V बिलोंगिंग टू Vf, ठीक है, कोई V है जो Vf में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, V इज एन एलिमेंट ऑफ वेक्टर स्पेस, ओके। अगर V इक्वल टू A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस डॉट 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 AN Vn फॉर ऑल AI इज बिलोंगिंग टू फील्ड, ठीक है, देन V इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1 V2 डॉट 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 Vn, ठीक है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन होता है। तो लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, सिंपल वर्ड्स में देखा जाए तो अपने कोई पास कोई वेक्टर स्पेस था V, उसका कोई एलिमेंट V है, और वेक्टर स्पेस का ही मैंने कोई सबसेट लिया S जिसमें एलिमेंट्स है V1 V2 डॉट 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 Vn। अगर V को हम उनके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख रहे हैं लाइक A1 V1 प्लस A2 V2 डॉट 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 AN Vn, तो हम इसको बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन, ओके। इसके बाद अपने पास है स्पैनिंग सेट, और इसको ही हम बोलते हैं जनरेटिंग सेट। तो ये क्या होता है, तो ये क्या लिख रहा है मैं कि मैंने लिखा कि ए सेट A1 A2 डॉट 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 AN ऑफ वेक्टर्स फ्रॉम V से मैंने कोई वेक्टर्स लिए A1 डॉट 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 AN, ठीक है, इसको हम इस सेट टू बी स्पैन इफ, ठीक है, इसको हम स्पैन बोलेंगे इफ एवरी वेक्टर इन V कैन बी रिटन एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, ठीक है। अभी हमने लीनियर कॉम्बिनेशन पढ़ा क्या था, ये क्या बोल रहे हैं कि हमने कोई सेट लिया वेक्टर स्पेस से, ओके, जो था मैंने A1 A2 डॉट 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 AN, ओके। अगर उस वेक्टर स्पेस V का कोई भी एलिमेंट हम उठाते हैं, अगर वो लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा रहा है A1 A2 डॉट 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 AN की फॉर्म में, तो हम इसको स्पैनिंग सेट बोलते हैं,
स्पैन मीन्स क्या होता है, स्पैन करना बेसिकली, या फिर जनरेटिंग सेट, जनरेट करना। तो ये वो सेट होता है जो वेक्टर स्पेस के हर एलिमेंट को जनरेट कर सकता है लीनियर कॉम्बिनेशन में। ओके, उसके बाद मैंने लिखा है कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ A1 डॉट 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 AN इज दिस इज ए वेक्टर स्पेस। ठीक है, अभी हमने लिखा है कि V है, उसका कोई भी एलिमेंट लीनियर कॉम्बिनेशन होता है स्पैनिंग सेट का। ठीक है, अब मैं सारे जितने भी कॉम्बिनेशन बन रहे हैं उनको एक सेट में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो सिंपली वो उसके सारे V के सारे एलिमेंट्स दे देगा। तो दिस वन इज ए वेक्टर स्पेस। ओके, अब मैंने एग्जांपल करके लिखा है कि अगर मेरे पास V है जो R3R है, ठीक है, तो यहाँ पे स्पैनिंग सेट क्या होएगा। अगर मेरे पास स्पैनिंग सेट में था कि 3 एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो R3R है कि R इंटू आर इंटू आर और R के ही ऊपर है ये, ठीक है, वेक्टर स्पेस। तो 3 एलिमेंट्स मैंने लिए A1 A2 A3। ठीक है, अगर A1 मैंने लिया 1, 0, 0, A2 लिया 0, 1, 0 और A3 लिया 0, 0, 1। ठीक है, अब R3, ठीक है, R3 बेसिकली कोई भी एलिमेंट होगा लाइक x, y, z। ठीक है, अब ये इन तीनों चीज़ों के फॉर्म में लिखा जा सकता है। A1 था मेरे पास 1, 0, 0, A2 है 0, 1, 0, A3 है 0, 0, 1। ओके, तो कोई भी एलिमेंट हम V का लेंगे वो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिखा जाएगा। लाइक x, y, z था, इसको हम लिख सकते हैं x टाइम्स A1 प्लस y टाइम्स A2 प्लस z टाइम्स A3। ओके, इसके बाद है अपने पास चीज़ है कि लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर्स और लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। ठीक है, तो इनको हम देखते हैं ये क्या होता है। तो लीनियरली डिपेंडेंट किसको बोलेंगे, तो अगर मेरे पास वेक्टर स्पेस V था जिससे मैंने कोई सेट उठा लिया, ठीक है, तो S मैंने सेट उठाया है S इक्वल टू x1, x2 डॉट 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 xn, हम इनको लीनियरली डिपेंडेंट बोलेंगे इफ़ देयर एग्जिस्ट A1, A2 डॉट डॉट AN नॉट ऑल जीरो। ठीक है, कि एक ही टाइम पे सारे जीरो नहीं हो सकते जो हमने ये वेक्टर्स मतलब ये स्केलर्स लिए हैं A1, A2 डॉट 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 AN सच दैट A1 इंटू x1 प्लस A2 x2 प्लस डॉट 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 AN xn इक्वल टू 0। ओके, तो इसने क्या बोला है, इसको हम सिंपल वर्ड्स में देखें तो अपने पास कोई वेक्टर था या फिर कोई सेट था, ठीक है, उसके एलिमेंट्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे या डिपेंडेंट होंगे, किस चीज़ के ऊपर डिनोट करेगा। तो हम उस वेक्टर के जितने भी वेक्टर्स हैं उन सब का लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे। ठीक है, अब लीनियर कॉम्बिनेशन बना रहे हैं तो यहाँ पे आपने जो भी स्केलर्स लिए अगर वो सारे स्केलर्स जीरो नहीं है, ठीक है, सारे मतलब एटलीस्ट 1 नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, कम से कम एक नॉन जीरो होगा सच दैट A1 इंटू x1 डॉट प्लस A2 इंटू x2 प्लस डॉट 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 इक्वल टू 0, तो हम उनको बोलेंगे लीनियरली डिपेंडेंट। इसके बाद है अपने पास कि लीनियरली इंडिपेंडेंट कब बोलेंगे, तो सिंपल वही कंडीशन है कि S था जो VF से लिया मैंने, ठीक है, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया एंड दिस वन इक्वल टू 0। और यहाँ पे कंडीशन क्या है कि सारे जो भी स्केलर्स मैंने लिए A1, A2, A3 डॉट डॉट AN ये सारे स्केलर्स भी 0 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ओके, अब अपने पास है कि मेथड टू चेक लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। तो अपने पास कोई S था जिसमें वेक्टर्स थे V1, V2 डॉट 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 VN। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। तो हम सबसे पहले तो जो वेक्टर्स दे रखे हैं उनसे एक मैट्रिक्स बनाएंगे। ठीक है, कोई भी वेक्टर्स थे जैसे V1, V2 डॉट 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 VN। अब मैट्रिक्स बना रहे हैं तो जो भी वेक्टर दे रखे हैं उनको कॉलम फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, लाइक V1 जो वेक्टर था उसको फर्स्ट कॉलम, V2 को सेकंड कॉलम एंड सो ऑन। अगर उसका डिटरमिनेंट हम निकालते हैं, जो नई मैट्रिक्स हमने बनाई उसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, अगर ये डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 तो हम उसको बोलेंगे लीनियरली डिपेंडेंट एंड इफ दिस डिटरमिनेंट इज नॉन 0, ठीक है, तो हम बोलेंगे इंडिपेंडेंट। ओके, तो ये था अपने पास कि लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या होते हैं। इसके बाद अपने पास आता है बेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस। ठीक है, तो बेसिस क्या होते हैं। ठीक है, तो मेरे पास कोई वेक्टर स्पेस है VF, ये एक वेक्टर स्पेस है। इस सेट ऑफ वेक्टर्स V1, V2 डॉट डॉट VN ऑफ V इज कॉल्ड बेसिस ऑफ V। ठीक है, कोई सेट है वेक्टर्स का V1, V2 जो बिलोंग कर रहे हैं V से, हम इसको बेसिस बोलेंगे वेक्टर स्पेस ऑफ V का इफ V1, V2 डॉट 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 VN आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, एंड V1, V2 डॉट 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 VN स्पैन्स V। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि अपने पास वेक्टर स्पेस V था
उसके हमने कुछ एक सेट लिया वेक्टर्स का v1, v2, v3 डॉट डॉट vn। अगर ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है और ये उस वेक्टर स्पेस को स्पैन कर रहे हैं, स्पैन मीन्स जनरेटिंग सेट बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे कि उसका बेसिस है, ठीक है। उसके बाद स्टार करके लिखा है कि बेसिस आर नॉट यूनिक, तो बेसिस यूनिक नहीं होते हैं। उसके बाद अगली कंडीशन मैंने लिखी है कि s इक्वल टू v1, v2 डॉट 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 vn स्पैन्स v। ओके, अगर s जो वेक्टर है ये स्पैन कर रहा है v को, देन देयर एग्जिस्ट ए सबसेट ऑफ s विच इज ए बेसिस ऑफ v। ओके, ये था अपने पास की बेसिस क्या होता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है अपने पास डायमेंशन क्या होता है। तो डायमेंशन होता है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी बेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस v, ठीक है। किसी वेक्टर स्पेस v की डायमेंशन निकालनी है तो दिस वन इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी बेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस। किसी भी वेक्टर स्पेस का बेसिस निकालो और उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स देख लो, वो इसकी डायमेंशन होती है। अब डायमेंशन एक्सटेंशन करके लिखा है मैंने कि if v is a finitely generated vector space then any set of linearly independent vectors can be extended as a basis, ठीक है। कि कोई मेरे पास फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस है और मेरे पास देन एनी कोई सेट है लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का, तो हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं उसके बेसिस के लिए। लाइक एग्जांपल वेक्टर स्पेस था मेरे पास R3R और मेरे पास सेट दे रखा था 0, 0, 1, 0, 1, 0, तो हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं। जैसे मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ तो 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, तो जो हमें एक्सटेंड करके हम लेके आए तो ये इसका बेसिस बन गया है, ठीक है। अब बेसिस की कंडीशन चेक कर ही सकते हैं, दो ही कंडीशन थी, एक तो ये सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए, वो हैं ये। उसके बाद है कि ये इसको स्पैन करना चाहिए, तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन जो R3R है उसका हर वेक्टर देगा, तो ये लीनियर स्पैन हो गया। ओके, इसके बाद अपने पास लास्ट टॉपिक आता है कि लास्ट तो नहीं, मे बी सेकेंड लास्ट, हाँ। तो ये टॉपिक है डायमेंशन ऑफ सबस्पेस। अभी हमने डायमेंशन देखा कि डायमेंशन क्या था, अब देखते हैं डायमेंशन ऑफ सबस्पेस। तो सबसे पहले तो हम सबस्पेस की डायमेंशन निकालने के लिए हम उसके पहले बेसिस निकालेंगे, ठीक है। बेसिस निकालने के लिए क्या करना है कि अपने पास कुछ जनरेटिंग सेट गिवन है कि W इज ए सबस्पेस ऑफ V एंड S इक्वल टू v1, v2 डॉट डॉट vn इज ए जनरेटिंग सेट ऑफ W, ठीक है। कोई W सबस्पेस था, उसके लिए जनरेटिंग सेट दे दिया अपने को। तो सबसे पहले तो राइट गिवन वेक्टर्स एज रो ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है, कि जनरेटिंग सेट जो भी दे रखा है उसको हम रो फॉर्म में लिखेंगे सारे वेक्टर्स को। उसके बाद जो ए मैट्रिक्स जो हमने बनाई है अभी, इसको हम रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब रो इक्विवेलेंट फॉर्म क्या होती है वो मैं अभी बताऊंगा। तो अभी इसको देख लेते हैं, इसमें क्या कह रहा है कि पहले हम सारे वेक्टर्स को रो में लिखेंगे, उसके बाद रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, देन नॉन जीरो रोज ऑफ रो इक्विवेलेंट फॉर्म गिव्स द बेसिस ऑफ स्पेस सबस्पेस, ठीक है। जब रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ पे हम देख लेंगे कि कौन कौन सी रो नॉन जीरो रोज है, तो वो उसका सबस्पेस देती है। ओके, इसके बाद मैंने लिखा कि W1 और W2 दो सबस्पेस थे और B इज ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, ठीक है। देन डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। ओके, अब हमने सबस्पेस का जो बेसिस था वो निकालना देख लिया कि जो वेक्टर्स हैं उनको रो में लिखेंगे, रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद नंबर ऑफ वो नॉन जीरो रोज होती हैं वो उसके बेसिस दे देंगे, ठीक है। अब रो इक्विवेलेंट फॉर्म क्या होती है, तो किसी भी मैट्रिक्स को रो इक्विवेलेंट फॉर्म में हम कब बोलते हैं कि इफ़ ऑल द जीरो रोज एट एनी, ठीक है, अगर उस मैट्रिक्स में कोई भी जीरो रोज है, कि वो रोज जिनमें सारे एलिमेंट्स जीरो हैं, अगर वो जीरो वाली सारी रोज हैं वो सबसे नीचे होनी चाहिए, एट द बॉटम। सेकंड कंडीशन है ईच फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री ऑफ एनी रो, किसी भी रो की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री 1 होनी चाहिए, जिसको हम लीडिंग 1 बोलते हैं। उसके बाद थर्ड कंडीशन होती है ऑल एंट्रीज इन ए कॉलम बिलो ए लीडिंग 1, कि जहाँ पे भी लीडिंग 1 आ गया उस कॉलम में उसके नीचे वाली सारी एंट्री 0 होनी चाहिए। तो ये होती है रो इक्विवेलेंट फॉर्म। तो अब हम आते हैं लास्ट टॉपिक पे, जो है डायमेंशन ऑफ ए वेक्टर स्पेस। तो अपने पास V कोई फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस था, ठीक है। तो अब इस V में कुछ वेक्टर्स होंगे, तो इसमें स्टेप्स हम कैसे कैसे क्या करेंगे। तो कोई भी इसका वेक्टर हम उठाएंगे, उसकी जनरल फॉर्म निकालेंगे, ठीक है। उस जनरल फॉर्म को फिर हम कन्वर्ट करेंगे या फिर एक्सप्रेस करेंगे किस फॉर्म में, इन टर्म्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फील्ड, ठीक है। फील्ड के एलिमेंट्स की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे उसको। उसके बाद है कि जब हम कन्वर्ट कर लेंगे तो हमें देखना है कि कितने अननोन्स हैं जिनको हम फ्रीली चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जितने अननोन्स को हम फ्रीली चूज़ कर पा रहे हैं
वो इसकी डायमेंशन होती है। ठीक है, इसके बाद मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है कि एक वेक्टर स्पेस था जो CNR, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का है, ओवर द फील्ड आर रियल नंबर। तो अब कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई भी वेक्टर उठाता हूँ, एन डायमेंशनल है ये, ठीक है, तो कोई भी वेक्टर उठाऊंगा तो किस फॉर्म में आएगा, Z1 Z2 डॉट 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 ZN। ओके, अब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर Z है जिसको हम कैसे लिखते थे, A प्लस आयोटा B। ओके, तो Z1 को लिखेंगे A1 प्लस आयोटा B1, Z2 को लिखेंगे A2 प्लस आयोटा B2 एंड सो ऑन AN प्लस आयोटा BN। ओके, इसके बाद हम क्या कर रहे थे कि हमें नंबर ऑफ अननोन्स चूज़ करने थे जिनको हम फ्रीली चूज़ कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द फील्ड। ठीक है, फील्ड था रियल नंबर। अब हमारे पास है A1 प्लस आयोटा B1 कोमा A2 प्लस आयोटा B2 डॉट 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 AN प्लस आयोटा BN। तो यहाँ पे देखो A1 A2 डॉट 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 AN जो है कि रियल पार्ट्स वो तो हो गए n, इनको हम फ्रीली चूज़ कर सकते हैं रियल नंबर से। ओके, उसके बाद है कि B1 B2 डॉट 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 BN, ये हो गए n, ये भी फ्रीली चूज़ कर सकते हैं। तो n प्लस n इक्वल टू 2n, तो यहाँ पे डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस विल बी 2n। तो ये था अपने पास की डायमेंशन क्या होता है वेक्टर स्पेस का। ओके, तो इस वीडियो लेक्चर में हमने सब स्पेस, वेक्टर स्पेस, डायमेंशन, बेसिस, स्पैन, ये सब पढ़ा है।